मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर विशेष परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह सकलानी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, और दिनेश स्टेटा, प्रधानाचार्य वीर चक्र शहीद श्याम सिंह भिक्टा राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ पाठशाला नेरवा, और इनसे चर्चा कर रही हैं राजकुमारी चंदेल। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं प्रादेशिक समाचार एकांश के सहायक निदेशक रितेश कपूर। आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी चंदेल। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर, जिसे केंद्र सरकार ने वर्ष 1986 के बाद 20 जुलाई 2020 को घोषित किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को घोषित किए आज 5 वर्ष हो गए हैं। ये नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में डीएस कोठारी की अध्यक्षता में बनी थी और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनी और 1992 में उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किए गए। 34 वर्षों बाद बड़े विमर्श के बाद 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह सकलानी जी। आप सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और यूजीसी मानव संसाधन विकास केंद्र शिमला में बतौर सहायक निदेशक 5 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं और साथ ही देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और मानव संसाधन केंद्रों में शिक्षा नीति व अन्य विषयों पर एक रिसोर्स पर्सन के रूप में सेवाएं दी हैं। और साथ में हैं दिनेश स्टेटा जी। आप वर्तमान में बतौर प्रधानाचार्य के पद पर वीर चक्र शहीद श्याम सिंह भिक्टा राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ पाठशाला नेरवा में कार्यरत हैं और इससे पहले आप समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश को लंबे समय तक देखते रहे हैं। आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को शुरू करने के साथ ही मैं सबसे पहले जोगिंदर सिंह सकलानी जी से शुरुआत करूंगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का क्या उद्देश्य है। आप इसमें थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं। पहले तो मेरा सभी को नमस्कार और मैं बधाई देना चाहूँगा अपनी तरफ से आकाशवाणी के संपूर्ण परिवार को कि वो इस बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा के ऊपर जो राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 है, उसके ऊपर एक संवाद परिचर्चा कर रहे हैं। तो एक सार्थक चर्चा रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि मैडम आपने कहा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसको एनईपी 2020 के नाम से भी हम जानते हैं, ये एक जिसको आप कह सकते हैं कि हमसे एक मील का पत्थर है, जो भारतीय जो शैक्षणिक परिदृश्य है उसको बदलने का एक प्रयास किया गया है जी। 1968 के बाद 86 और उसके बाद देखें तो लगभग 34 वर्षों के बाद भारत को एक नई शिक्षा नीति मिली है। और ये जो शिक्षा नीति है वो भारत के जो संपूर्ण शैक्षिक जगत है या जो शैक्षिक व्यवस्था है उसको बदलने की कोशिश करेगी। यदि मैं इसके बेसिक पॉइंट्स की बात करूं, आप देखेंगे इसमें व्यवहारिक तौर पे शिक्षा का जो करिकुलम है, जो इसका दूसरी मूलभूत जो हमारा सिस्टम चला हुआ था, उसमें व्यापक स्तर पर परिवर्तन होने जा रहा है। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के, या आप ये कहिए कि बाल बाटिका से लेकर के हायर एजुकेशन तक ये पूरी व्यवस्था को चेंज करेगी। आपका संपूर्ण नया स्ट्रक्चर आ रहा है और खासकर जो शैक्षिक जगत है या जो हम इसको बाइफर्केट करने की कोशिश करें तो बाल्यकाल से लेकर के अपना लगभग जब पीएचडी तक बच्चा जाता है तो उस पूरे परिदृश्य में जो शिक्षा नीति है वो परिवर्तन लाने जा रही है। इसके अनेक महत्वपूर्ण पहलू हैं जो विशेष तौर पे ये जो अपना जो हमारा परंपरागत एक 10+2 सिस्टम चला हुआ था उस स्ट्रक्चर्स को रिप्लेस करेगी और जो स्ट्रक्चर रिप्लेस होकर के आएगा वो 5+3+3+4 है, जिसको करिकुलम स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं।
और ये शिक्षा नीति, इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो एक फाउंडेशनल कैपेसिटी है, कॉग्निटिव और फाउंडेशनल कैपेसिटी होती है, उनको भी बदलने की कोशिश कर रही है। वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर इसका बहुत बड़ा जोर है, मल्टी जो लिंग्वलिज्म है उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा जोर है। और हायर एजुकेशन में, जब हम इसको हायर एजुकेशन में बात करते हैं, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन से, उच्च शिक्षा से जुड़ा हूं, तो मुझे पहले तो ये लगता है कि जो उच्च शिक्षा है, इसमें जो इस नीति का बेसिक उद्देश्य है वो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाना। ये शिक्षा नीति बोलती है कि 2035 तक आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी जो है वो अपना पढ़ते हैं, +2 के बाद ड्रॉप आउट करते हैं, तो ड्रॉप आउट को किस तरह से कम किया जाए और हर आदमी तक शिक्षा को ले जाया जाए, इसी नीति को देखते हुए भारत सरकार ने इस नीति को अपनाया है। और बहुत से राज्य सरकारें जो है, अभी लगभग 23 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस नीति को लागू कर दिया है। हमारे प्रदेश में भी इस जो हायर एजुकेशन है वहां पे तो लागू नहीं है, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, वहां पे इस नीति को लागू किया गया। पार्शली इसकी बहुत सी जो उपबंध है उनको लागू किया गया। तो हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, ये पॉलिसी कह रही है कि 2035 तक हम इसको 50% बढ़ाएंगे। मतलब जो ड्रॉप आउट है उसको कम करना। ड्रॉप आउट क्यों? क्योंकि ड्रॉप आउट एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखेंगे जितनी नीचे विद्यार्थियों की संख्या है वो ऊपर नहीं जा पाते हैं। उसके सामाजिक आर्थिक कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, व्यक्ति की स्थितियां उस तरह से हो सकती हैं, उसको पैसे की कमी हो सकती है, बहुत से लोग नौकरी में लग जाते हैं, उस कारण वो अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ पे आप देखेंगे तो महिलाओं की एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस खासकर इस स्टेट ने किया हुआ है, तो उनको भी किस तरह से जोड़ा जाए। उसके बाद ये जो शिक्षा नीति है वो टीचर एजुकेशन की बात कर रही है। पहले आप देखेंगे बीएड प्रोग्राम जो था वो 1 ईयर का होता था, फिर उसको 2 साल के लिए ऐसा प्रपोजल आया, और अभी इसको इंटीग्रेटेड बीएड आईटैप के तहत जाना जाएगा कि 4 साल का एक जो प्रोग्राम है। इसी नीति का जो एक उद्देश्य है, जो कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो टीचर हैं उनको ट्रेन करना। नई शिक्षा नीति को लेकर के विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं हो रही हैं, आप भी लगभग इस चर्चा के माध्यम से वही करना चाह रही हैं। तो जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। और जो इस शिक्षा नीति की जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसको, क्योंकि आज डिजिटलाइजेशन की बहुत बड़ी बात हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं तो डिजिटल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। और इक्विटी और इक्विजन जो इंक्लूजन है, ये भी इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको भी आप आके लेके जाएं, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं कई कारणों से, उनके लिए भी इसमें विशेष प्रावधान इस तरह से किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नीति है वो भारत के संपूर्ण पटल को मतलब एक नई दिशा देगी। और जो 2047 का माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत का लेके, वो यही शिक्षा नीति है जो उस उद्देश्य को पूरा करने में मील का एक पत्थर साबित होगी। जी मैम। दिनेश टेटा जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस प्रकार से लागू किया गया है और इसमें नई शिक्षा संरचना 5+3+3+4 क्या है और इसके क्या लाभ हैं, ये जोगिंदर सकलानी जी ने भी इसमें अपना जिक्र किया अपने आंसर में। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं। धन्यवाद राजकुमारी जी, और आकाशवाणी के पूरे परिवार का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में, जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई और शिक्षा नीति 2020 पर जो 5 वर्ष हुए हैं, शिक्षा तो जैसे सकलानी साहब ने बताया बहुत सारी नीतियां आई, लेकिन वक्त की मांग के अनुसार ये देखा गया कि अब जो है मेंटल एज है बच्चे की, जो लर्निंग एज है, बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली को ये लागू किया गया है NEP 2020 में। जो पहली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, इसको हम कहते हैं, जो 5 साल की रहेगी। इसमें 3 वर्ष बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 के हैं, और उसके बाद पहली और दूसरी। इस तरीके से ये 5 प्री प्राइमरी की स्टेज है, 5 वर्ष का ये पीरियड रहेगा। उसी तरीके से जो हमारी प्रेपरेटरी स्टेज जिसको हम बोलते हैं, उसमें 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, वो तीसरी, चौथी और पांचवी। और फिर मिडिल स्टेज, जो अभी भी हम मिडिल स्कूल के नाम से भी हम जानते हैं, तो उसमें वही है कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं। और देन आती है जो सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में दोनों ही स्टेजेस इकट्ठी है, जिसमें 9वीं, 10वीं और 11वीं 12वीं को, जिसको हायर सेकेंडरी भी हम कहते हैं, लेकिन NEP 2020 में सेकेंडरी स्टेज का नाम दिया गया है। तो मूलतः जो इसका उद्देश्य है, जो कंपार्टमेंट्स में बांटना है, वो ये है कि जो लर्निंग लेवल है बच्चे का, उसको भांपते हुए, उसको समझते हुए शिक्षाविदों ने ये फैसला लिया कि हमें एक परिपूर्ण तरीके से, एक कंप्लीट रूप से एक ऐसा स्ट्रक्चर करिकुलम डिजाइन करना है जिसमें कि हमारे पास जो छोटे बालक बालिकाएं आते हैं उनके लिए पूरा प्रोविजन हो। और इसमें जो अलग अलग तरीके से, जैसे पहले हमारे आंगनवाड़ी और बालवाड़ी चलते थे, और प्री प्राइमरी स्कूल्स कई जगह को लोकेटेड थे प्राइमरी के साथ, सब इकट्ठे मिलके
एक करिकुलम डिज़ाइन करें, उसमें करिकुलम जब बनेगा उसमें फिर जो नियर बाई जो कैचमेंट एरिया है बच्चों का वहाँ वो पढ़ाई ग्रहण कर सके। और इसका जो मेन उद्देश्य है कि शिक्षा को लाभ क्या इसका होगा, इसको समावेशी बनाना है। इसको साथ में व्यक्तियों की जो आवश्यकता है, नीड बेस्ड जो है, जो उनकी एक्सेस टू एजुकेशन है, उसको ध्यान में रखकर ये प्रयास किया गया है कि जो 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है उसको जो है एक रूप दिया जाए। और साथ ही साथ इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि जो मातृभाषा जो हमारी है, मातृभाषा में बच्चे पढ़े, क्योंकि पहली लैंग्वेज जो बच्चे की होती है, किसी भी लर्नर की होती है, उसकी मातृभाषा वो दूसरी भाषा में नहीं समझता है। तो NEP 2020 में बड़ा फोकस मातृभाषा पे भी दिया गया है राजकुमारी जी। और साथ ही साथ स्किल एजुकेशन के ऊपर बड़ा महत्वपूर्ण इसमें जो व्यावसायिक शिक्षा है उस पर फोकस किया गया है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भी जो जब हम स्किल्ड होगा देश तो उसका कितना लाभ हर कोने में हर जगह मिलता है। तो स्किल एजुकेशन पे विशेष तौर पे फोकस इसमें किया गया है, चाहे हम प्री वोकेशनल की बात करें या फिर हम नवी ऑनवर्ड्स जो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो एग्जिस्ट करता है उसको कैसे और मजबूत किया जाए, प्रभावी बनाया जाए, जिसमें कि हमारे देश और प्रदेश में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जितना हमारा युवा स्किल्ड होगा, एंड व्हेन एक कहावत भी है इंग्लिश में कहते हैं कि कैच देम यंग, तो जितना अर्ली स्टेज पे बच्चा स्किल्ड होगा उतना उसको जो है लाभ भी उसको मिलेगा और वो एम्प्लॉयबल भी हो सकता है, हो जाता है। और चौथा जो मेन फोकस इसमें है वो है पाठ्यक्रम को जैसा मैंने कहा कि वो नीड बेस्ड बनाना होगा, जैसे स्कलानी साहब ने कहा कि उसको इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा और बैरियर फ्री एक्सेस हो। हालांकि ये बातें हम पहले भी करते आए हैं समग्र शिक्षा में और राष्ट्रीय माध्यमिक RMS से हमारी था, बट इसमें हम और जब आप प्रभावी ढंग से ऐसे कोई इंडिकेटर्स हैं जिनको पहले एड्रेस नहीं किया गया, उनको और प्रभावी ढंग से एड्रेस करते हुए इसको हम जो है और प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे खुशी है कहते हुए कि हिमाचल प्रदेश ने जो स्कूली एजुकेशन में है इसको काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हम इसमें एक लीडिंग स्टेट है कंट्री के अंदर। जोगिंदर सकलानी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस शिक्षा नीति 2020 को उच्च शिक्षा में लागू किया गया है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? मैडम देखिए, मैं इसको दुर्भाग्यशाली पक्ष कहूंगा कि आज इसको लागू हुए 5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उच्च शिक्षा में इस नीति को लागू नहीं किया गया है। तो इसकी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि आप इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं अन्य विश्वविद्यालयों से, अन्य राज्य सरकारों से, तो आप समझ सकते हैं कि इस नीति के लागू ना होने के कारण जो हमारा विद्यार्थी है वो किस दिशा में होगा और उसकी दशा क्या हो सकती है, और वो आने वाले समय में किस तरह से दूसरे विश्वविद्यालय जहां पे ये पाठ्यक्रम लागू हो चुके हैं, जहां पे ये शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, वो कैसे कम्पीट करेगा। ये एक बहुत बड़ा गंभीर जिसको मैं कहता हूं कि मसला है, क्योंकि कम्पीट तो करना पड़ेगा। हमने जब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS रूसा को भी अपनाया था तो हमारी स्टेट में थोड़ा लेटर स्टेज पे उसको लागू किया गया था, तो उसकी भी इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा फेस करना पड़ी थी विद्यार्थियों को। तो मेरा तो इस मंच से आग्रह है सरकार से, क्योंकि अभी पीछे हमारे विश्वविद्यालय में जिस तरह से एक बहुत सी मीटिंग्स हुई, सिलेबस को रिफ्रेम किया गया और यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरी तैयारी थी कि इसी सत्र से इस पॉलिसी को लागू करना है, लेकिन हमारा सत्र शुरू हो चुका है और अभी तक ये पॉलिसी जो है अभी उच्च शिक्षा में लागू नहीं हुई है। तो इसकी एक गंभीरता को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो जहां ये लागू हुई है, जो बड़े बड़े कैंपसेस हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े स्टेट्स हैं, उनके साथ कैसे कम्पीट करेंगे, एक बहुत बड़ा साइन ऑफ इंटरोगेशन, जिसको मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मानता हूं और ये आने वाले समय में हमारे विद्यार्थियों के लिए एक गंभीर समस्या के रूप में आ सकता है। साथ ही में इसके लागू ना होने के कारण आर्थिक तौर पे भी बहुत सा मुझे लगता है कि राज्य सरकार को नुकसान भुगतना पड़ रहा है। स्टेटा जी कह रहे थे ये समग्र शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो हम देखते हैं कि जो पीछे की नीतियां रही है और खासकर जो फ्लो ऑफ फंड्स था वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स के साथ साथ वेब स्टूडियोज, लैब्स, लैंग्वेज लैब्स, इस तरह से, या वोकेशनल एजुकेशन की इन्होंने बात की कि वो जो सारा पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब स्टेट गवर्नमेंट जब इसको इंप्लीमेंट करेगी तो पैसा आएगा, इंप्लीमेंट नहीं करेगी तो पैसा नहीं आएगा। तो जो पैसा विकास में लगना है, जो शैक्षिक क्षेत्र के विकास में लगना है, मुझे लगता है कि हमारा यहाँ की स्टेट इसको लागू ना करके कहीं ना कहीं पर जो विद्यार्थी हैं उनके साथ भी अन्याय हो रहा है और जो रिसोर्सेज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स आना है, उनको भी पाने में हम कहीं पे चूक कर रहे हैं। जी जी। दिनेश स्टेटा जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 घोषित होने के बाद हिमाचल प्रदेश में कितने प्रभावी ढंग से लागू हुई है और इसको लागू करने में क्या कठिनाइयां सामने आ रही हैं? जैसे सकलानी जी ने कहा कि अभी तक विश्वविद्यालय स्तर तक ये लागू नहीं हुई है, तो आप क्या समझते हैं?
जी राजकुमारी जी, ये डोमेन में सारी चीजें हैं। सकलानी जी से विपरीत स्थिति मैं कहूंगा कि हायर एजुकेशन विपरीत स्थिति स्कूली एजुकेशन में है। जी। स्कूली एजुकेशन में एक सुखद बात यह है कि हमने इसको बड़े कारगर तरीके से प्रभावी ढंग से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। जी। जैसे मैं कह रहा था कि बाल वाटिका की जब हम बात कर रहे हैं, बाल वाटिका 1, 2 और 3 जो कि प्री नर्सरी और फिर फर्स्ट में बच्चा आता था, तो फर्स्ट तक आते हुए 3 स्टेजेस वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हमने कर दी है। और ये 6297 ऐसे प्राइमरी स्कूल्स के अंदर और सेंटर्स के अंदर ये इम्प्लीमेंट होगी, जिसमें बहुत सारे बच्चे, हमारे हजारों बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो है जो हमारे पास एज क्राइटेरिया जो NEP 2020 बोलता है कि 6 वर्ष में बच्चा जो है पहली में आएगा। तो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस थी, जो पैरामीटर्स थे, उसको फुलफिल करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको 2 वर्ष पहले ही ये कानून बना दिया है। एक इसमें नोटिफिकेशन हो चुकी है जिसमें कि अब बच्चा पहली कक्षा में जो 6 वर्ष का ही आएगा। लेकिन कुछ दिक्कतें हमारे को अवश्य रही। वो दिक्कतें ये थी कि क्योंकि हमारे पास पूर्ण रूप से बाल वाटिका का जो 1, 2, 3 स्टेज थी वो प्रभावी नहीं चली थी। लेकिन आज की स्थिति में यह है कि बहुत ही जल्दी प्रदेश सरकार ने भर्ती है टीचर्स की वो कर दी है, ताकि वो भी इशू था, जो कॉन्स्टेंट था वो भी ठीक हो जाए। दूसरा जो सब श्रोताओं को बताना चाहूंगा वो ये है कि जो प्री वोकेशनल, जिसको पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं, ताकि हमारे बहुत सारी राजकुमारी जी लोक विद्याएं हैं हमारे अपने परिवेश में, क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कि लुप्त होते जा रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे बालक उनके बारे में जानें, सीखें। तो ये पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य जो पैरा 16.5 भी जिसको NEP का है, उसमें ये बात कही गई है, उसको बहुत प्रभावी ढंग से हिमाचल प्रदेश ने उसको कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया। और हम हिमाचल प्रदेश जो है पूरे देश के अंदर अग्रणी है इस काम में। जितने भी हमारे स्कूल थे उसमें जो 6ठी से 8वीं के जो बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपोजर मिलता है जहाँ पे कि वो अपने सराउंडिंग्स में या कोई भी ऐसा व्यवसाय हो जो कि लगता है कि वो उनके लिए जीवन उपयोगी हो सकता है या उसके लाभ हो सकते हैं, उसके बारे में उनको एक्सपोजर दिया जाता है। और वर्कशॉप्स होती है और कुछ जो रिसोर्स पर्सन्स है, स्थानीय रिसोर्स पर्सन्स, कभी वो स्कूल में आते हैं, उन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देते हैं, कभी हमारे बच्चे फील्ड विजिट करके वहाँ जाते हैं। तो हम अग्रणी, हिमाचल प्रदेश इसमें अग्रणी है। तीसरा जो मैं बात करना चाहूँगा वो व्यावसायिक शिक्षा की बात करना चाहूँगा। इसमें जो NEP 2020 जो कहता है वो कहता है कि 50% जो बच्चे हैं वो व्यावसायिक शिक्षा को जो उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए 2025 तक। लेकिन मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये टारगेट हिमाचल प्रदेश ने पहले ही प्राप्त कर दिया। और तीसरा जो करिकुलम का जो फ्रेमवर्क है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज एंड द सिलेबस, दैट हैज बीन आल्सो फॉर्मुलेटेड, वो भी बना दिया है और हिमाचल प्रदेश इसमें भी अग्रणी है। और ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हम सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है असर की और परख की, उसमें हिमाचल प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर और कई चीज़ में तो नंबर 1 पे रहा। तो ये दर्शाता है कि सही दिशा में सब यहाँ पे जो शिक्षाविद है, हमारे बच्चे हैं और NEP की जो मैंडेट है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो FLN की हम बात करते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसमें भी जो निपुण लक्ष्य है वो बाकायदा स्कूलों में वो प्रोग्राम चल रहे हैं, टीचर्स उसको पढ़ा रहे हैं। और जो फोकस मेनली जो लर्निंग मैथमेटिक्स की, जो न्यूमरेसी की जो नॉलेज है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। बेसिक जो नंबर नॉलेज है, जो अक्षर उसका ज्ञान होता है और साथ ही साथ शब्दों का ज्ञान, इस पर भी पूरा फोकस NEP में कहा गया और हम भी इसको बड़े प्रभावी तरीके से कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें और भी जिसमें हम अच्छा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हालांकि पार्शियली तो नहीं मैं कहूँगा, इन मेजॉरिटी ऑफ एरियाज प्रदेश ने ये इम्प्लीमेंट कर दिया, बट देयर आर सर्टन चैलेंजेस एरियाज जिस पे कि हमें और काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि स्किल एजुकेशन में बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। करिकुलम फ्रेमवर्क में इसको और ज़्यादा, करिकुलम डिज़ाइनिंग में और टीचर ट्रेनिंग्स को और ज़्यादा कारगर बनाना है। हालांकि प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, हमारे टीचर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिला है। सो वहाँ की गुड प्रैक्टिसेस और किस तरीके से, और एक बहुत अच्छा प्रयास प्रदेश सरकार ने किया जिसमें रिसोर्स शेयरिंग की बात की। पहले हम कंपार्टमेंट्स में पढ़ाई करते थे, प्राइमरी स्कूल वाले अपर प्राइमरी में नहीं जाते थे, अपर प्राइमरी वाले प्राइमरी में नहीं जाते थे। ये सब जो बैरियर्स है उनको तोड़ते हुए, बिकॉज चाइल्ड इज चाइल्ड, लर्नर इज लर्नर एंड टीचर इज टीचर, वेदर ही टीचेस क्लास 11, 10 और ही टीचेस क्लास प्री प्राइमरी और फर्स्ट।
मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हम बड़े सही दिशा में हिमाचल प्रदेश इसमें आगे जा रहे हैं। जी, संतोषजनक बात है कि स्कूल स्तर पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे अच्छा काम हो रहा है और बिल्कुल अच्छे ढंग से लागू किया जा रहा है। जोगिंदर सकलानी जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच कैसे तालमेल बिठाया जाएगा? मैडम, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। खासकर हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ग्रामीण परिवेश से भी विद्यार्थी पढ़ते हैं जी। और जो शहरी क्षेत्र है वहां से भी विद्यार्थी पढ़ते हैं जी जी। खासकर इस शिक्षा नीति को देखा जाए तो इसमें जो मदर टंग की बात की गई है, ट्राइबल लैंग्वेज की बात की गई, त्रिभाषा की बात की, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन जो इसमें इक्विटी और इंक्लूजन है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो शिक्षा नीति है, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहा गया है, ये जेंडर जो इंक्लूजन फंड है उसको एस्टेब्लिश करने की बात कर रही है और उसको इसलिए स्थापित किया गया है टू सपोर्ट एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। मतलब जो किन्हीं कारणों से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हमारे प्रदेश की तो शैक्षिक स्थिति बहुत अच्छी है और बहुत से मामलों में तो मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो हमारे यहाँ के विद्यार्थी, चाहे वो नेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, चाहे JRF है, उसको निकालने में कई बार हमारा कंपटीशन JNU में, या हम JNU से आगे हो जाते हैं या हम नंबर 2 पे रहते हैं, जो रेशो है। लेकिन ऐसा भी बहुत सा समाज है, बहुत से विद्यार्थी हैं जो बहुत से कारणों के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए जेंडर इंक्लूजन फंड, जो इंक्लूजन फंड है, उसकी स्थापना की गई है। दूसरा, इसमें जो इक्विटी और इक्विजन, क्योंकि समानता लाई जाए, हैव्स और हैव नॉट का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर भी है, सरकारी संस्थान किस तरह से चलते हैं, वहां क्या सुविधाएं हैं। आज आप देखेंगे आदर्श मॉडल स्कूलों की बात हो रही है, अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल जो एक्सपोजर है वो दिया जा रहा है, इंटरनेशनल विजिट्स कराई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत जो है या हिमाचल जो है वो ग्रामीण परिवेश में हम लोग रहते हैं। तो उस ग्रामीण परिवेश में जो ग्रामीण स्तर पे सुविधाएं होनी चाहिए, खासकर जो हमारा प्राइमरी लेवल है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश है, क्योंकि टीचर्स के पास टीचर का ही काम नहीं है, उसको बाकी भी बहुत से काम दिए गए हैं। तो पढ़ाई उसका मेन फोकस होना चाहिए। तो जो पॉलिसी मेकर है उनको इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो टीचर है उनसे अन्य प्रकार के कम कार्य लेते हुए उनको जो पढ़ाई है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। और टीचर टॉट रेशो एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है यहाँ पे। ज्योग्राफिकल बैरियर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, ये भी एक बड़ी समस्या आ रही है। और मैं देखता हूँ कि कई जो प्राइमरी स्कूल है वो दे आर रनिंग विद सिंगल टीचर, तो एक टीचर्स के लिए, 2 टीचर्स के लिए सारी क्लासेस को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा तो सुझाव भी रहेगा कि क्लस्टर बनाया जाए जहां पे कोई हिच नहीं है, कोई ग्लिचेस नहीं है। आजकल इधर से उधर जाना बहुत इजी है। और जो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज है वो भी होना चाहिए, लेकिन पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज के लिए उस प्रकार की फैसिलिटी, सुविधाएं होना भी बहुत बड़ी जरूरी है। और जो इक्विटेबल असेस की मैंने बात की, ये शिक्षा नीति जो कह रही है कि जो सामाजिक और आर्थिक तौर पे पिछड़े लोग हैं उनके लिए विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। आप देखते हैं हमारे प्राइमरी लेवल से लेकर के उच्च शिक्षा तक विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार जो है वो देती हैं। और वैसे भी जो राज्य सरकारें हैं, जो खासकर मैं देखता हूं कि हिमाचल में जो बेटियां हैं वो बहुत ज्यादा शिक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उनका एनरोलमेंट रेशो, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हमारी यूनिवर्सिटी में लगभग 70% के करीब जो है वो शिक्षार्थी हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रही है विद्यार्थी, वो लड़कियां हैं। तो उनके लिए फ्री एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रोविजन किया गया है। फेलोशिप की मैंने बात की, हिमाचल प्रदेश जो है बहुत अग्रणी काम कर रहा है। ऑल्दो मैं टाइम एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसको नीचे लेवल पे तो इंप्लीमेंट कर दिया गया है, लेकिन इसको हायर एजुकेशन में भी तुरंत लागू करने की जरूरत है, ताकि हमारे विद्यार्थी भी देश के जो दूसरे विश्वविद्यालय हैं, राज्य, उन विद्यार्थियों के साथ मुकाबला करें। यदि हिमाचल इसको लागू नहीं करता है तो यहाँ के विद्यार्थियों को समस्या है, पिछड़ जाएंगे। वो 5 वर्ष घोषित किए हो गए, अभी तक लागू नहीं हुई, वो पहले ही पिछड़े हुए। इस हिसाब से तो हमारा विद्यार्थी 5 वर्ष पीछे चला गया। तो हम अभी तक 2020 की स्थिति में ही है, चाहे सरकार ए रही चाहे बी रही, लेकिन इस नीति को लागू अभी तक नहीं कर पाई है, खासकर हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में। तो इसको जितना जल्द हो सके इसको लागू किया जाए, ताकि यहाँ के विद्यार्थियों के साथ न्याय हो सके। जी दिनेश स्टेटा जी, आपने कई वर्षों तक व्यावसायिक शिक्षा के नोडल अधिकारी के तौर पर समग्र शिक्षा में काम किया है। तो हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा का NSQF प्रोग्राम के अंतर्गत क्या स्तर है और NEP 2020 के संदर्भ में आप इसको कैसे देखते हैं? राजकुमारी जी, बड़ा अहम प्रश्न आपने पूछा। देखिए, अगर हम NEP 2020 की बात करें तो उसमें कम से कम 50 बार वोकेशनल एजुकेशन की बात कही गई है, व्यावसायिक शिक्षा की बात की है। इससे पता चलता है कि व्यावसायिक शिक्षा को कितना इम्पोर्टेंस, महत्व दिया जा रहा है NEP 2020। हालांकि NSQF प्रोग्राम तो 2013 से हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, देश के अंदर भी चल रहा है।
मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जब ये NEP 2020 जब इसकी जो गाइडलाइंस आई, क्योंकि हमारा काम समग्र शिक्षा एक ऐसी एजेंसी है जो कि प्लानिंग करती है स्टेट के लिए, जो भी गाइडलाइंस भारत सरकार की होती है। तो भारत सरकार ने विशेषतः हमें गाइडलाइंस हमारे को दी गई, जिसमें कि बताया गया कि वोकेशनल एजुकेशन को इन कॉन्टेक्स्ट टू NEP 2020 भी आप इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है मैडम कि हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट थी पूरे देश के अंदर जिन्होंने हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया। अब हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है? देखिए, आपने थोड़ी देर पहले सकरानी साहब ने भी बताया कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश है वहाँ पे सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता स्कूलों में, लेकिन कुछ ऐसे बड़े स्कूल है जहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, वहाँ पे पूरी फैसिलिटी है, रूम्स हैं, लैब्स हैं। तो हमने वोकेशनल एजुकेशन को जो मैंडेट था NEP में उसको बढ़ाने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल को इम्प्लीमेंट किया, और हमने शुरू में ही कोई 48 हब एंड स्पोक मॉडल 2021 में ही इम्प्लीमेंट कर दिए थे। जब मैं 48 की बात करता हूँ तो 48 ऐसे स्कूल जो पहले ही वोकेशनल स्कूल थे, और उनके कैचमेंट में जो चाहे हाई स्कूल था चाहे ऐसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल था जहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे आबादी कम है, लेकिन वो बच्चे भी वोकेशनल एजुकेशन को सीखना चाहते हैं। तो उनको एक हब स्कूल में वो प्रैक्टिकल के लिए आएंगे, और उनकी थ्योरी के लिए जो टीचर हमारे पास हब स्कूल में वो वहाँ जाएगा। इस तरीके से दे आर ऑल्सो इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस process of learning vocational education and offering vocational subjects to them. This is one. और हम ग्रेजुअली 2020-21 के बाद इसमें बढ़ावा करते रहे, और आज की डेट में हमने 76 से ज़्यादा हब एंड स्पोक मॉडल्स के स्कूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, जिसमें कि हज़ारों बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, और उनको पूरी फैसिलिटीज़, चाहे फील्ड विजिट है, चाहे इंडस्ट्रियल विजिट्स है, चाहे जो हब स्कूल के बच्चे को जो बेनिफिट्स मिलते हैं उन सबको बेनिफिट्स मिलते हैं। भारत सरकार से इसके लिए बाकायदा फंडिंग की व्यवस्था हमने की, और मैं वहाँ पे विद द डायरेक्शन हमारे स्टेट प्रोजेक्टर और वर्दी सेक्रेटरी एजुकेशन एंड सरकार के द्वारा जो जो गाइडलाइंस मिलती थी समय पर, उसके अनुसार हम इसको अप्रेजल करते थे भारत सरकार से। और मुझे बताते हुए एक और खुशी हो रही है कि सबसे ज़्यादा बजट जो है वोकेशनल एजुकेशन में प्रदेश को मिलता है, और हमने एक्सपेंशन इसकी बहुत वाइड कर दी है, और 2025 का टारगेट हमने 2024 में ही पूरा कर दिया है। 2025 का जो 50% का टारगेट था उन्होंने पहले ही पूरा कर दिया है। तो इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भारत सरकार ने भी की है कि हिमाचल प्रदेश जो है बहुत अच्छा काम व्यावसायिक शिक्षा के अंदर कर रहा है, हालांकि बाकी विषयों में भी जी। और तो ये पूरा श्रेय हमारे टीचर्स को जाता है जो स्कूल्स में काम कर रहे हैं, और सभी प्रिंसिपल साहिबान और पूरी मशीनरी को, इनफैक्ट आई वुड से सभी का इसमें योगदान है, जो इंस्ट्रक्टर्स हमारे हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं। और तीसरा जो वोकेशनल एजुकेशन में जो मैंने पहले ही कहा कि प्री वोकेशनल को हमने 100% इम्प्लीमेंट कर दिया है, और हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल। एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो कि वोकेशनल एजुकेशन के डिफरेंट ट्रेड जॉब रोल्स पे काम करता है, और नई नई जो करिकुलम है उसको डिजाइन करता है। जितने भी हमारे जॉब रोल्स है, जो इंडस्ट्री ड्रिवन जॉब रोल्स है, हमारे पास 16 ट्रेड्स अभी हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। 16 अलग अलग व्यवसाय के जो लोग जो है यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, बच्चे उनको ऑफर किए जा रहे हैं, और उसमें 1 लाख से ऊपर बच्चे हमारे इस वर्ष भी जो है अलग अलग स्कूलों में अध्ययनरत है। तो वो जो करिकुलम जो बन रहा है वहां से गाइडेड है, वही करिकुलम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जोगिंदर सकलानी जी और दिनेश स्टेटा जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आज 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस विषय पर आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही रोचक और विस्तार से जानकारी दी। मैं आशा करती हूँ कि आपके द्वारा दी गई जानकारी से हमारे श्रोता लाभान्वित हुए होंगे। आप दोनों का हमारे स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की परिकल्पना आकाशवाणी समाचार एकांश के सहायक निदेशक श्री रितेश कपूर जी ने की थी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर विशेष परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे डॉक्टर जोगिंदर सिंह सकलानी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, और दिनेश स्टेटा, प्रधानाचार्य वीर चक्र शहीद श्याम सिंह भिक्टा, राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ पाठशाला नेरवा, और इनसे चर्चा कर रही थी राजकुमारी चंदेल। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रादेशिक समाचार एकांश के सहायक निदेशक रितेश कपूर।